आज दोस्तों आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में कौन कौन सी क्वालिटी है। बहुत सारे दोस्त सवालात पूछते रहते हैं कि ख़ास तौर पर टैक्सी के लिए कौन सी गाड़ी इकनॉमिकली सबसे बेहतर है। तो हम इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला शुरू करेंगे और इस तरह के बहुत से मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ किस्म के दोस्तों के साथ, शख्सियात के साथ इंटरव्यूज़ लेकर आएंगे। तो आज हम आपको ये टोयोटा करोला का नया मॉडल है 2019। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज से चंद माह पहले ये गाड़ी ख़रीदी है और आज उनसे इस गाड़ी के बारे में पूछेंगे कि ये गाड़ी बिलखसूस टैक्सी के लिए कितनी ज़्यादा कामयाब है। तो आइए हमारे जो दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? और आप अपना अगर मुख्तसर सा तारफ़ करवा दें तो आपका नाम क्या है और आपका किस इलाके से पाकिस्तान से तल्लुक़ है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर और मेरा पाकिस्तान चियारी गुजरखान से तल्लुक़ है और मेरा गांव है साथ गुजरखान के साथ तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर चियारी नाम है उसका, कंगरीला स्टेशन। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको बरतानिया में आए हुए? बरतानिया में मैं 98 में आया हूँ, तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया है। 20 साल से ऊपर हो गया, 20 साल से ऊपर। माशाल्लाह। और इस 20 साल में आपने कितनी स्ट्रगल, कितनी जदोजहद देखी है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो है। जब आप एक नई जगह आते हैं आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। पहले तो आपको ज़ुबान की स्ट्रगल होती है, फिर आपके दोस्त नहीं होते, वो आप पीछे छोड़ आते हैं, इधर नए दोस्त बनते हैं, नया शहर आबाद होता है, आप उधर जाते हैं। सही सही। जब आप वहाँ से इधर बरतानिया आए थे तो क्या क्या ख्वाब थे आपके? आपके जहन में क्या था कि आप बरतानिया जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे? और इन 20 बरस में क्या आपके वो ख्वाब आपने पूरे हुए हैं? कोई ख्वाहिश? और पाकिस्तान से तो पहले कोई ख्वाब नहीं था, यही खुशी थी बरतानिया में जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई ख्वाब नहीं था। इससे बड़ा कोई बंदे के पास ख्वाब हो सकता है, बंदा बरतानिया जा रहा है। जब इधर आए तकरीबन कोई 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कर लें, ये ख्वाब ज़रूर था इधर से पैसे कमाएंगे, हम वापस जाएंगे और वापस पाकिस्तान में सेटल होंगे। ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो सका। लेकिन लगता है उधर बॉडी जाएगी, ज़िंदा तो बड़ी मुश्किल बात है। तो पाकिस्तान को उस टाइम जब मैंने सोचा था पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान के हालात भी बड़े ख़राब हो गए थे। 9/11 के बाद उधर काफ़ी मसला हो गया था, वो भी था। लेकिन इधर से उधर जाके सेटल भी होना बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत मुश्किल है। क्या वजह है कि क्यों नहीं वापस जा सकते आप? पहली तो सबसे पहले होते हैं बच्चे उधर जाके सेटल होना बड़ी मुश्किल है। दूसरा, पाकिस्तान में भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अब देख लेना, वैसे भी वो हमें कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानिया, बरतानिया वाले या कोई यूरोप में रहते हैं, वो पाकिस्तानी उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी नहीं मानते। वो कहते हैं आप फारग हो गए, जाएँ, आप तो पाकिस्तानी आए ही नहीं हैं, आपने उधर की नेशनैलिटी ले ली। लेकिन वो ये नहीं समझते हम इधर आए हैं पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरीन, हम पाकिस्तान का असासा है। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हमारी जो सांस आती है ना, हमारी सांस में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में जो बस रहे हैं उनका भी प्यार पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम दूर आ जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, आप दूर चले जाएं, अपने प्यारों की भी याद बहुत आती है। ऐसा पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान भी हमें बहुत याद आता है। कितना अरसा हो गया आपको ये गाड़ी ख़रीदे हुए? ये मुझे गाड़ी ख़रीदे हुए तकरीबन अब साल होने वाला है। 2 माह रह गए हैं, साल हो जाएगा गाड़ी को ख़रीदे हुए। तो गाड़ी ये जब आपने ली थी उस वक्त इसकी क्या कीमत थी और आपने कैश पे ली थी, इंस्टॉलमेंट पे ली थी? जब मैंने गाड़ी ली थी, मैं एक फर्म से काम करता हूँ, वो डिस्काउंट देते हैं। अगर उनकी तरफ से आप उनके साथ काम करते हो आपको डिस्काउंट मिलता है। मुझे ये गाड़ी मिली थी 19,500 पाउंड की। और मैंने लोन लिया था और इसकी मंथली मैं पेमेंट करता हूँ। तो कितना अरसा हो गया आपको टैक्सी चलाते हुए? मुझे टैक्सी 2003 में मैंने टैक्सी शुरू की थी। कौन से शहर से? मैं लीड से। लीड्स? हाँ जी, 2003 में मैं मैंने टैक्सी लीड से शुरू की थी। और कुछ दोस्त उधर पहले काम करते थे, उन्होंने बताया था, इसलिए फिर मैंने लीड से शुरू की थी। तो ये कौन सी टोयोटा करोला है? तो ये टोयोटा करोला हाइब्रिड है। कितने लीटर? 1.8। 1.8 है? ये टोयोटा करोला हाइब्रिड 1.8 है। सही। और आप इस गाड़ी से मुतमईन हैं? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस गाड़ी से मैंने पहले टोयोटा गाड़ी ली नहीं है कभी, ये पहली मेरी टोयोटा गाड़ी है। और
फ्यूल वाइज बहुत से लोग जो हमारे दोस्त हैं, टैक्सी का जो सबसे बुनियादी सवाल जो दोस्त करते हैं कि वो अगर हम फ़र्ज़ करें कि 8 से 10 घंटे हम एक शिफ्ट में गाड़ी चलाते हैं, तो जो नॉर्मल गाड़ी है पेट्रोल, अगर वो जिस तरह ये आपकी 1.8 सीसी है, अगर 1.8 सीसी पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल हो, और ये आपकी गाड़ी हाइब्रिड है, सही है। फ्यूल वाइज इन गाड़ियों में और जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी है उसमें बुनियादी तौर पर हफ्ते में आप कितनी बचत कर सकते हैं? अगर 8 से 10 घंटे अगर आप रोज़ाना गाड़ी चलाएं, इन गाड़ी में, इस गाड़ी में और दूसरी गाड़ियों में क्या बुनियादी फ़र्क है? मैं दूसरी गाड़ियों को इतना नहीं पता। मैं अपनी जो लास्ट में, पहले आपने चलाई हुई है, हाँ, जो मेरी लास्ट गाड़ी थी शेवलेट अलांडो, अगर उससे मैं इसे कंपेयर करूँ ना, बहुत ज़्यादा उससे इसका फ़र्क है। वो तकरीबन अगर मैं 100 माइल, आपको एक मिसाल देता हूँ, 100 माइल मैं चलाता हूँ उसको, वो मेरा तकरीबन 20 से 25 पाउंड का पेट्रोल थी। वो भी 1.8 थी, 20 से 25 पाउंड का वो पेट्रोल खा जाती थी। और ये जो गाड़ी है तकरीबन, अभी तो पेट्रोल की प्राइसिंग बहुत नीचे आई है, इससे पहले जब पेट्रोल ऊपर था तो ये तकरीबन 8 से 10 पाउंड का आपका 100 माइल ये चलती थी। उस हिसाब से ये इसकी आधे से भी ज़्यादा उससे फ़र्क है। और अगर नॉर्मल आप डीज़ल गाड़ी की बात करते हैं तो उससे पहले मेरे पास डीज़ल थी जो 100 माइल वो भी तकरीबन 20 पाउंड का करती थी, उससे भी इसका 10 पाउंड का फ़र्क है, आधा फ़र्क है उससे भी। यानी कि आप समझते हैं कि रोज़ाना के आप इस गाड़ी से 10 पाउंड की बचत हासिल कर सकते हैं? जी, आप तो जैसे फ्यूल है नीचे आ गया, आपसे 10 भी ज़्यादा कर सकते हैं, 12-13 पाउंड की आप रोज़ाना की बचत कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब 100 माइल का 8 पाउंड, 7 पाउंड और 8 पाउंड का ये पेट्रोल लेगी। जी, इसकी ड्राइव बड़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ है, रोड ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। और इसमें बाकी जो है ऑटो मैंने पहले नहीं चलाई थी। ऑटो की ड्राइव अपनी है, ज़बरदस्त ड्राइव है ऑटो गाड़ी की। पहले मैं मैनुअल चलाता रहा, जब मैंने ये लेनी थी बहुत सोचा, मैंने कहा ऑटो पता नहीं कैसे होगी, मुझे पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ऑटो बहुत अच्छी ड्राइव है। तो दूसरा, और इसकी जो सीटें हैं वो भी हीटेड सीटें हैं, पीछे वाली भी बहुत कम गाड़ियों में है, पीछे वाली जो पैसेंजर सीटें हैं वो भी इसकी हीटेड है, मोस्टली गाड़ियों की नहीं होती। जी, फुल हीटेड है। और ये इसका डैशबोर्ड भी बड़ा मज़े का है। जी, डैशबोर्ड, जी डैशबोर्ड के इसके आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए उसके वो कलर लगा सकते हैं। और मैनुअल है ना, आप डिजिटल क्लॉक भी है। अच्छा। हाँ, इसका डिजिटल क्लॉक भी है। ये नेविगेशन है, और साथ में वो आपको बता रहा है आप बैटरी पे चल रहे हैं या कि आप फ्यूल पे चल रहे हैं, वो भी आपको आपको बता रहा है। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? इस नेविगेशन के साथ साथ काफ़ी बटन में देख रहा हूँ, ये मेन्यू, ऑडियो, मैप, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप इधर से काफ़ी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप जैसे ये क्लॉक है, इसको भी इधर से चेंज कर सकते हैं, इधर से इसकी लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शन है, बहुत ज़्यादा फंक्शन है जो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं की है। तनवीर भाई, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? मैं उबर के साथ काम करता हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको उबर के साथ काम करते हुए? उबर के साथ हो गया तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मैं जब उबर नई आई थी, मैं उबर से ज्वाइन करने के लिए गया था, उस वक्त मेरे पास 6 सीटर थी। वो नई जब इधर आई थी वो 6 सीटर की प्राइस नहीं चार्ज करते थे, इसलिए मैंने उस वक्त उनसे ज्वाइन नहीं किया। कितने परसेंटेज पर आप उबर के साथ काम कर रहे हैं? 25% पे। 25% पे, जी। अच्छा, ईच जॉब जो आप करते हैं, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 10 पाउंड की जॉब आप कर रहे हैं, 10 पाउंड का फेयर है, तो उसमें से उबर 25% लेगा या 25% जो वो कस्टमर से लेते हैं? नहीं, वो जब मैं जो 10 पाउंड की जॉब मैं करूँगा उससे वो 25% वो लेंगे ना, यानी कि 7.5 पाउंड मुझे देंगे, 250 वो ले जाएंगे। तो लेकिन ये एक स्ट्रेस फ्री है। मैं एक दिन काम करूँ, 1 घंटा काम करूँ, जैसे पहले किसी बेस के साथ काम करते थे तो मैं ज़ाती उस वक्त कई दिन काम पे नहीं जाता था। अगर वीकेंड छुट्टी करनी है, क्यों जाऊँ आप काम पे, वो रेंट ही इतना ले लेंगे। इधर आप 1 घंटे के लिए भी जाएंगे, वो अपना कार्ड लेंगे, आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये जो पैसे हैं ये बैंक में जाते हैं। आप अगर टैक्स पे करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका, जैसे आप लॉकडाउन है, जिन बंदों ने अच्छा टैक्स पे किया है उनको गवर्नमेंट ने अमाउंट भी दिए हैं, तो मुश्किल वक्त में टैक्स पे किया हो तो वो आपको फ़ायदा देता है। अच्छा, एक बात की है आपने कि
अगर किसी और प्राइवेट हायर बेस में अगर आप काम करें और ऊबर में काम करने का फ़र्क ये है कि ऊबर में काम करें अगर तो वो स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस फ्री का मतलब कि अगर एक दिन आप काम करेंगे तो उसके बाद आपका कोई बेस रेंट नहीं है। नहीं जितना आप काम करेंगे उस काम में से वो आपका कमीशन काट लेंगे, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। दूसरे दिन अगर आप काम पर ना जाएं या तीसरे दिन काम पर ना जाएं, हफ्ते में अगर सिर्फ एक दिन काम किया तो आपको कोई परेशानी नहीं है। जबकि दूसरे बेस में अगर काम करें तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप फुल रेंट पे करें, जो कि तकरीबन आजकल 120 पाउंड है तकरीबन 30 पाउंड हाँ, के लगभग है। हाँ इतना है। और दूसरा ऊबर में आपको कोई डेंजरस भी नहीं है। जैसे मेरे साथ अभी हादसा हो चुका है, काफ़ी ड्राइवरों के साथ हो चुका है। ऐसे मेरे साथ एक बैठ गया था, वो मेरा पैसेंजर नहीं था, मैं रोड पे न्यू ईयर मॉर्निंग थी, मैं घर आ रहा था, मैंने ट्रैफिक लाइट में गाड़ी रोकी, कोई गाड़ी मेरे में जंप कर गया, उसके पास नाइफ थी, तो नाइफ थी उसके हाँ उसके पास नाइफ थी। तो गाड़ी में भी एक दफ़ा मेरे साथ हादसा हुआ है। मैं काम कर रहा था, वो बंदे मेरे साथ पीछे बैठे हुए थे, मैंने फिर उठाया, थोड़ी सी उनसे गड़बड़ हुई मेरी, मैं गाड़ी से उतर गया। जब मैं उतरा तो तब मैंने देखी उनके पास नाइफ है। तो अच्छा, आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा, वो हाँ, वो मेरे साथ हुआ है, बल्कि वो नाइफ निकाल के मेरी तरफ आए। मेरी उस दिन किस्मत अच्छी थी, मेरी गाड़ी के पीछे में बूट में स्टीयरिंग लॉक था, वो मैंने निकाल लिया, तो इसकी वजह से मैं बच गया था। मैं रेडियो वालों को भी पता चल गया था, उनको मैं लोकेशन बताई, जैसे मैंने उनको लोकेशन बताई वो 2 लोकेशन ऐसी थी, वो कुछ ड्राइवर दूसरी लोकेशन पे चले गए, कुछ ड्राइवर मेरी तरफ आ गए, तो इस वजह से बच गया। फिर पुलिस उधर आ गई। तो ये अगर आप ऊबर के साथ काम करेंगे तो अगर 1% भी नहीं चांस आप किसी ट्रबल में आए। वेरी सेफ है। आप पैसे हैंडलिंग नहीं करते, वो कार्ड के थ्रू वो पे करते हैं, वो ऊबर जाने और पैसेंजर जाने, आप वैसे आपका काम है पिक एंड ड्रॉप। दूसरा जो ऊबर का कस्टमर होता है उसकी सारी तफसीलात, आईडी वगैरह, उसका एड्रेस, उसका पासपोर्ट नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डिटेल्स जो पर्सनल आईडीज़ होती हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं शनाख्त के हवाले से, वो सब ऊबर के पास होती हैं। तो इस हवाले से भी बंदा थोड़ा सा सिक्योर फील करता है कि हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को हम पर्सन को उठा रहे हैं उसकी सारी डिटेल हमारी कंपनी के पास पहले से मौजूद है। हाँ ऐसा ही है। और दूसरा वो आईडी दोनों बंदों की महफूज है। आप कोई पैसेंजर उठाते हैं, आपके पास उसका नाम है, सब कुछ उसका बायोडाटा है, जब आप उतारेंगे तो वो सब आपसे वो डिलीट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास होगा। आप बंदा उधर से उठाया, आपको नाम भी नहीं देख सकते। ऐसे ही है, वो ना ड्राइवर का भी नाम नहीं देख सकता कस्टमर, ना गाड़ी का नंबर देख सकता है। तो प्रॉब्लम होगी, ऊबर को फ़ोन करेगा, ऊबर वो खुद हैंडलिंग करेगा। हर लिहाज से ऊबर सेफ है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी मैंने देखा है कि ऊबर के हवाले से नेगेटिव बातें करते हैं कि ऊबर कमीशन बहुत ज़्यादा ले लेता है, और अगर कोई कंप्लेन हो जाए किसी ड्राइवर के बारे में, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, तो सम टाइम ऊबर वाले ये करते हैं कि उसका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर देते हैं, और जब अकाउंट फ्रीज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आपका क्या कहेंगे? जी, ये थोड़ा सा ऊबर को प्रॉब्लम है। अगर जैसे ऊबर के मुकाबले में बाकी कुछ 1-2 फर्म आई हैं, वो इस लिहाज से वो बहुत बेहतर हैं, उनका चेक एंड बैलेंस बहुत तेज़ है। ऊबर से ऊबर को ये प्रॉब्लम है, वो बंदे को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करके हो सकता है 1 हफ़्ता गुजर जाए, 2 हफ्ते गुजर जाए, तो वो उनको पता ही नहीं होता क्या प्रॉब्लम है। आप फ़ोन करेंगे फिर भी उनको पता ही नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने सुना है, मेरे साथ तो ऐसा पेश नहीं आया, किसी के साथ ऐसा पेश आया था, उन्होंने ऊबर ने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर उस बंदे ने ऊबर को कहा, उसकी गलती नहीं साबित हुई, तो उसने ऊबर से कहा मेरी इतनी पेमेंट बनती है, मेरा इतना नुकसान हुआ है, वो मुझे पे करें। तो सुनने में ये आया ऊबर ने उसको पेमेंट वो दी। अगर ऐसा है तो फिर तो मेरा ख्याल कोई अर्ज नहीं है। सही। टैक्सी के अखराजात कितने हैं हफ्ते में, अगर आप हिसाब लगाएं तो कौन कौन से अखराजात हैं तकरीबन जो वीकली अखराजात हैं टैक्सी के? वीकली अखराजात आप फ्यूल है, मैन फ्यूल और इंश्योरेंस है। सही। हाँ, वीकली अखराजात यही हैं। बाकी मेंटेनेंस है, वो भी वीकली है, चलती है। आप कैसी है, आप मेरी ये नई गाड़ी है तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। जब ये 2-3 साल पुरानी होगी तो फिर इसके जो मेंटेनेंस के लिए वो खर्चात ऊपर जाएंगे। नहीं, रोड टैक्स भी आता है इसमें, जो लाइसेंसिंग फ़ीस है, आपका जो बैज है उसकी फ़ीसेस हैं।
और इस तरह की और चीज़ें भी हैं? जी, बैज हो गया और रोड टैक्स हो गया, ये आप साल में आखिर में देते हैं। ये तकरीबन इस गाड़ी का मुझे 100% पता तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 135 पाउंड साल का है, और बैज का भी अंडर 35 पाउंड है, और दूसरा वो टैक्सी वाला जो बैज है उसका मेरा ख्याल है अंडर 15 पाउंड है। ये आपके साल में आखिर में आते हैं। जो वीकली है मेन चीज़ें हैं वो बड़े खर्चात हैं, जो जैसे इंश्योरेंस है तकरीबन 100 पाउंड से ऊपर आपकी एक माह की इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस है, फ्यूल है, ये जो है ये मेन दो चीज़ें हैं आपके लिए ना, क्योंकि आप कई साल हो गए हैं आप टैक्सी कर रहे हैं, बिलखसूस जो नए लड़के या हमारे भाई काम करना चाहते हैं तो हाँ, जैसे तो देखा है तकरीबन 2500, 3000, 3500, 4000 पाउंड तक भी सालाना कुछ जी मेरे इंश्योरेंस पे कर एक दो बंदे जानने वाले हैं, वो नए नए टैक्सी में आए हैं, उनका अब सेकंड ईयर है। 2 साल के बाद या 1 साल के बाद थोड़े से पैसे नीचे आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए फिर भी ऊपर है 2700 वो पे कर रहे हैं अपनी साल की। अगर वो अगट्ठी देते हैं तो, अगर अगट्ठी नहीं देते तो मंथली पे करते हैं, तो ऊपर और लगा रहे हैं 200-250 पाउंड, तो 3000 के करीब उनकी इंश्योरेंस है। बहुत एक्सपेंसिव है। और जब मैं टैक्सी में गया था उस वक्त आपकी इनकम भी टैक्सी में ज़्यादा थी, अब इनकम भी नीचे आ गई है, अखराजात ऊपर चले गए हैं। उस वक्त अगर इंश्योरेंस ज़्यादा हो तो बंदा अफोर्ड कर रहता था। मुझे अभी भी याद है, मेरा दोस्त वो कहता था मुझे अगर एक हफ्ते की अगर 300 पाउंड भी देने पड़े ना आपको इंश्योरेंस के, फिर भी टैक्सी वर्थ इट है। उस वक्त वर्थ इट थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा आपको हार्ड काम करना पड़ता है, आपको आवर्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। पहले टैक्सी ईजी थी आज की निस्बत, पहले ईजी थी आज के पहले ईजी थी। तो आमदन के हवाले से आप बताएं कि टैक्सी ड्राइवर अगर हफ्ते में तकरीबन हर रोज़ 8 से 10 घंटे काम करे, 6 दिन 5 दिन, तो क्या कहते हैं आपके बंदा सारे अखराजात निकाल के कितने पाउंड कमा लेता है? मेरे ख्याल में रफली 8 से 10 घंटे अगर बंदा काम करे, खर्चे निकाल के, वो 500-600 पाउंड वो तकरीबन रफली वो इतना वो कमा लेता है, खर्चे निकाल तकरीबन खर्चे निकाल के। कभी टैक्सी में आप ये नहीं कह सकते, कभी आपका एक दिन अच्छा लग जाता है और हो सकता है दूसरे दिन आपके पास काम ही ना हो, आपकी इनकम आधी आ जाए। टैक्सी में कोई आप 100% इनकम नहीं बता सकते, ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी आ जाती है। जैसे मैं लीड्स में काम करता हूँ, लीड्स में जो विंटर की इनकम है डिफरेंट है, समर की इनकम डिफरेंस है। लीड्स में ज़्यादा हमारा बिजनेस स्टूडेंट के साथ है। स्टूडेंट जब लीड्स में होते हैं, अपनी यूनी ओपन होती है, तो आपका टैक्सी बिजनेस बिज़ी होता है। जब स्टूडेंट गर्मियों में छुट्टियों में वो चले जाते हैं अपने घरों को, तो आपकी इनकम आधी नीचे आ जाती है। टैक्सी में आप नहीं बता सकते आप कितनी एक इनकम है, ऊपर नीचे होती रहती है। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो टैक्सी है वो आप तकरीबन टोटल 6 माह रह गई है टैक्सी, और 6 माह में बस आप अखराजात पूरे करते हैं, क्योंकि उन दिनों में काम होता नहीं है। जिस तरह अगर आप क्रिसमस की बात करें, क्रिसमस के बाद तकरीबन फरवरी जनवरी 2 माह बहुत जो क्वाइट गुजरते हैं। उसके बाद जिस तरह जुलाई में 6 वीक की स्कूल हॉलीडेज़ आ जाती हैं, तो इस तरह के जो पैचेस आते रहते हैं साल के दौरान, तो वो कहते हैं कि 6 माह ही जो काम है टैक्सी का, इसमें कितनी हकीकत है? तकरीबन वो ठीक कहते हैं आप। वैसे मैं 6 माह तो नहीं कहता, मैं तकरीबन कहता हूँ आपका टैक्सी में 8 माह आपका काम है टैक्सी में। सही। तो 2 महीने जो छुट्टियों के बेसिकली 6 वीक स्कूल बंद होते हैं, तो आपका काम बहुत नीचे आ जाता है। 6 वीक से बाद स्कूल ओपन हो जाते हैं, तो आपकी आस्ता आस्ता काम चलना शुरू हो जाता है। 6 में तकरीबन यूनिवर्सिटी आप स्कूलों के बाद तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद यूनिवर्सिटी वाले वो वापस आना शुरू होते हैं, आपका काम पिक होना शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूँ तकरीबन 8-9 माह आपका काम ठीक है, तकरीबन 2 से 3 माह आपका काम नीचे है। सही। अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया, टाइम दिया है। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? जो नए लोग आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन वो जो सोच कर आते हैं वो कुछ भी नहीं है। वो आप थोड़ा सा हार्ड काम करना पड़ता है, आपको आवर लगाने पड़ते हैं, ये थोड़ा सा है। अगर वो घंटे लगा सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो सोचें जब टैक्सी में आएंगे उनको तकरीबन अगर उनकी 3000 पाउंड तो है, अगर नया बंदा है तो 3000 पाउंड उसकी साल की टैक्सी की इंश्योरेंस है।
अगर 3000 पाउंड उनके पास सेविंग है तो वेलकम, वो आ जाएँ टैक्सी में। टैक्सी का टेस्ट भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। पहले तो आप टैक्सी का टेस्ट बहुत इजीली पास कर सकते थे और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। आजकल टैक्सी का टेस्ट एक्सपेंसिव भी है, उसके कोर्स ही बहुत ज़्यादा हैं। पहले वो पास करेंगे फिर आएंगे। तो मोस्ट वेलकम, जो आना चाहते हैं तो अच्छा काम है, आना चाहिए। सही सही। अच्छा जी, आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू छेड़ दिया है। नए जो दोस्त आ रहे हैं उनके लिए टेस्ट जो है ना, ये बड़ी अहम बात की है। अच्छा, एक आम बंदा जो गाड़ी चला सकता है वो टैक्सी नहीं कर सकता। हाँ, बंदा के लिए कितने कितने और मजीद टेस्ट हैं और कौन कौन सा लाइसेंस आपको दरकार है? टैक्सी में एक तो नॉलेज टेस्ट है, सही, वो वो आपको देना पड़ता है। प्रैक्टिकल टेस्ट है, वो भी आपको देना पड़ता है। ये दो, नॉलेज और प्रैक्टिकल, ये हैं। और इनमें काफ़ी फ़ीस भी है इनकी। पहले तो फ़ीस इतनी नहीं थी, पहले सिर्फ प्रैक्टिकल था, नॉलेज टेस्ट नहीं था। अब कुछ अर्सा हो गया है और नॉलेज टेस्ट भी लीज कौंसल ने शुरू किया हुआ है। अच्छा अच्छा, सही है। और वो मुश्किल है क्या? हाँ जी, मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, मुश्किल है। नहीं, एक तो आप ये कुछ भी है पढ़े ना लिखे कि- होंगे तो फिर ही पास करेंगे। हाँ, एक तो पढ़े लिखे होंगे और दूसरा मेरा ख्याल है ये भी है कि कोई भी नया बंदा अगर वो जब वो ड्राइविंग पास करता है तो मेरा ख्याल है 3 साल के बाद ही वो टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या ये सही है? नहीं, 2 साल के बाद वो टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकता है। जो नया बंदा पास करता है वो 1 साल के बाद टैक्सी बैज ले सकता है। और दूसरा, इन्होंने लीड्स में एक इंग्लिश टेस्ट भी इन्होंने किया हुआ है। आपको इंग्लिश भी वो पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए आपको। वो टेस्ट है, वो चाहे वो इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ है या वो पाकिस्तान से है या और किसी मुल्क से आया है, वो टेस्ट उसको लाजमी देना पड़ेगा। चाहे उसके पास डॉक्टर की डिग्री हो, वो टेस्ट फिर भी उसको लाजमी देना पड़ेगा। सही सही सही, ज़बरदस्त। तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात दी है हमको और हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो ये वाला बेल आइकॉन का बटन है, इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आपके साथ हमारा ये रिश्ता बरकरार रहे। और अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।